तो आज के इस नए इस गहन विश्लेषण सत्र में सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। जी बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन भी बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि आज हम 26 फरवरी 2026 के ताज़ा समाचारों, संपादकीय लेखों और कुछ बेहद ज़रूरी शोध दस्तावेज़ों की एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। मकसद बस ये समझना है कि कैसे हमारी पुरानी परंपराएं, हमारी संस्थाएं आज की आधुनिक तकनीक और बदलती कूटनीति के सामने एक नए रूप में ढल रही हैं। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो वाकई बहुत व्यापक हैं। हम समाज, तकनीक और न्यायपालिका में हो रहे एक बड़े वैचारिक बदलाव को देखने वाले हैं। हाँ, पर चर्चा शुरू करने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात स्पष्ट कर दूं। आज हम जिन स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं, उनमें कुछ ऐसे विषय भी शामिल हैं जो राजनीतिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील हैं। हाँ, जैसे कि वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधाराओं से जुड़ी बहसें या इजराइल का विवाद। सही कहा। तो हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस चर्चा में हम किसी भी राजनीतिक या वैचारिक पक्ष का समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य बस मूल स्रोतों में दी गई जानकारी और विचारों को पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से सामने रखना है। ये स्पष्टता बहुत जरूरी है, क्योंकि जानकारी का असली महत्व तभी है जब उसे बिना किसी पूर्वाग्रह के परखा जाए। बिल्कुल। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं टेक जगत के एक बहुत ही जाने माने नाम सैम ऑल्टमन की एक ताज़ा सलाह से। जी, जो उन्होंने आईआईटी के छात्रों को दी थी। हाँ, स्रोतों के मुताबिक ऑल्टमन ने छात्रों से भरे एक ऑडिटोरियम में बड़ी बेबाक बात कही। उन्होंने कहा कि युवाओं की सबसे बड़ी गलती है बूढ़े लोगों की बात सुनना। देखिए, ये बयान पहली बार में सुनने में थोड़ा आक्रामक जरूर लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का जो सामाजिक और आर्थिक संदर्भ है वो बहुत गहरा है। वो कैसे? अगर हम 1991 के उदारीकरण के दौर को देखें, हाँ, तो उस समय का करियर ग्राफ और आज के एआई युग का परिदृश्य बिल्कुल अलग है। हमारे घरों में बुजुर्ग अक्सर एक सुरक्षित मानसिकता थोपते हैं कि भाई एक स्थिर नौकरी पकड़ो और अपना एक घर खरीद लो। हाँ, जो कि उस समय के हिसाब से सही भी था। बिल्कुल सही था। लेकिन आज के समय में जब एआई हर इंडस्ट्री को बदल रहा है, तो पुरानी पीढ़ी की ये अत्यधिक सुरक्षित सलाह युवाओं के लिए एक तरह से बेड़ियां बन सकती है। और दिलचस्प बात यह है कि हमारे पास कुछ ऐसा डेटा भी है हाँ? जो इस पीढ़ीगत अंतर को और साफ कर देता है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग कुल आबादी का केवल 7% हैं। जी, सिर्फ 7%। और इसकी तुलना अगर अमेरिका से की जाए तो वहां ये आंकड़ा 17% है और यूरोप में तो 21% तक है। यानी भारत की बहुसंख्यक आबादी युवा है। और यही वो बिंदु है जहां ऑल्टमैन की बात मायने रखती है। अनुभव की अहमियत यकीनन है, लेकिन असली नुकसान तब होता है जब इस पीढ़ीगत दबाव में एक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जिसे हम इंडिविजुअल एजेंसी कहते हैं, उसे दबा दिया जाता है। अगर इंसान अपने तरीके से फैसले नहीं लेगा तो समाज अपने पुराने घावों को कभी भर नहीं पाएगा। ये जो सत्ता और व्यक्तिगत आज़ादी का टकराव हम पीढ़ियों के बीच देख रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही कुछ खुद तकनीक की दुनिया के भीतर भी चल रहा है। आप एआई और डेटा चोरी वाले मामले की बात कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल। अमेरिकी एआई कंपनी एंथ्रोपिक ने चीनी एआई कंपनियों, खासकर डीप सीक पर अपना काम चुराने का गंभीर आरोप लगाया है। और इसमें जो तरीके इस्तेमाल हुए हैं, जैसे डिस्टिलेशन और स्क्रैपिंग, वो बड़े चौंकाने वाले हैं। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि तकनीक कैसे खुद तकनीक को ही धोखा दे रही है। एंथ्रोपिक ने अपने क्लॉड मॉडल पर करीब $8 अरब का भारी निवेश किया है और अब आरोप है कि चीनी मॉडल्स ने उस पूरी मेहनत की नकल कर ली है। और ये जो डिस्टिलेशन का तरीका है, वो असल में एक तरह की रिवर्स इंजीनियरिंग है। उन्होंने कोड नहीं चुराया, उन्होंने क्लॉड से ही लाखों सवाल पूछे, सिर्फ ये समझने के लिए कि वो मॉडल किसी नतीजे पर स्टेप बाय स्टेप कैसे पहुंचता है। यानी उसकी तार्किक सोच या चेन ऑफ थॉट को ही कॉपी कर लिया। बिल्कुल। और साथ ही स्क्रैपिंग का सहारा लिया गया, जहां बिना अनुमति के इंसानों द्वारा लिखी गई हजारों किताबें सीधे डाउनलोड करके एआई को फीड कर दी गईं। और इसी स्क्रैपिंग की वजह से एक अमेरिकी कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है कि एंथ्रोपिक उन लेखकों को मुआवजा दे जिनका कॉपीराइट वाला डेटा बिना अनुमति के इस्तेमाल हुआ है। लेकिन एक्सपर्ट, क्या ये मानव रचनात्मकता के लिए एक बड़ा खतरा नहीं है? मतलब अगर एआई इसी तरह बिना रोक टोक के इंसानों के मौलिक शोध को चुराता रहा, तो नया सोचने की प्रक्रिया ही ठहर जाएगी ना? ये बहुत ही गंभीर विषय है, इसीलिए अब कड़े नियमों की मांग तेज हो गई है। अगर मशीनें इंसानी दिमाग की उपज को बिना क्रेडिट इस्तेमाल करेंगी तो शोध का पूरा अर्थशास्त्र ही चरमरा जाएगा। तो एक तरफ हम आज़ादी और नियमों की बात तकनीक में कर रहे हैं,
दूसरी तरफ यही टकराव सड़कों पर भी दिख रहा है। दिल्ली में हाल ही में हुए एआई समिट का उदाहरण ही ले लीजिए। हाँ, वो यूथ कांग्रेस का शर्टलेस प्रदर्शन। बिल्कुल, जिसे कुछ मीडिया चैनल्स ने राष्ट्रीय शर्म कह दिया और पुलिस ने गैर जमानती धाराएं जैसे देशद्रोह और धारा 144 लगा दी। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि सार्वजनिक जीवन में जो लोकतांत्रिक दायरा है, डेमोक्रेटिक स्पेस, वो सिकुड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कुछ लोग सभ्य तरीके से बहस करें। लोकतंत्र शोर मचाने, असुविधाजनक होने और अपनी बात आक्रामक तरीके से रखने की आज़ादी का भी नाम है। लेकिन यहाँ सत्ता का तर्क भी तो समझना होगा। क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों में अराजकता फैलाना सही है? आम जनता की असुविधा को तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता ना? आपकी बात वाजिब है, लेकिन इतिहास गवाह है कि विरोध प्रदर्शन हमेशा सुंदर या सुव्यवस्थित नहीं होते। 1970 के दशक में जेपी आंदोलन को भी सत्ता ने अराजक ही कहा था। सही कहा। या 2004 का वो ऐतिहासिक उदाहरण देख लीजिए, जब मणिपुर में 12 महिलाओं ने असम राइफल्स के सामने निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन किया था। उस एक कृत्य ने पूरे देश को झकझोर दिया था। शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के लिए देशद्रोह जैसी धाराओं का इस्तेमाल करना ये संदेश देता है कि असहमति जताने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। असहमति को राष्ट्र विरोधी मान लेना लोकतंत्र को कमजोर करता है। यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम जवाबदेही की बात करते हैं तो बात सिर्फ जनता या पुलिस की नहीं है, बल्कि देश की बड़ी संस्थाओं की भी आती है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची का जो ताजा मामला है, वो इसका एक बड़ा उदाहरण है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने वहां 45 लाख विवादित दावों को सुलझाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की जगह न्यायिक अधिकारियों को लगाने का आदेश दिया है। ये संस्थाओं की जवाबदेही तय करने की दिशा में बहुत बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ अनुच्छेद 326 जो मताधिकार देता है और अनुच्छेद 142 का सहारा लिया है, जो पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने की शक्ति देता है। स्रोत में 1985 के लक्ष्मीचरण सेन केस का भी जिक्र है, जिसमें स्थापित हुआ था कि मतदाता सूची की शुद्धता ही लोकतंत्र की नींव है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो कोर्ट ने सुनिश्चित किया है कि 45 लाख मतदाताओं का भविष्य उन प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में न रहे जिन पर राजनीतिक दबाव हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर दावों पर संदेह होना महज एक प्रशासनिक चूक नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं। चुनाव की नींव अगर गड़बड़ है तो पूरी प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में आ जाती है। लेकिन संस्थाओं की इस चर्चा में एक बड़ा विरोधाभास भी है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का ये मजबूत कदम है और दूसरी तरफ हमारे ही स्रोतों में न्यायपालिका के भीतर मौजूद भ्रष्टाचार का जिक्र है। वो एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की किताब का मुद्दा जी, जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, जजों की कमी और लंबित मुकदमों के बारे में पढ़ाया जा रहा था और इस पर सीजेआई ने कड़ी आपत्ति जताई है। ये स्थिति काफी जटिल है। एक बहस यह है कि क्या 8वीं के छात्रों को ये कमियां पढ़ाना सही है या ये अविश्वास पैदा करेगा, लेकिन वास्तविकता छिपाई भी तो नहीं जा सकती। स्रोत में दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज यशवंत वर्मा का चौंकाने वाला उदाहरण है, जिनके घर से करोड़ों रुपए के अधजले नोट मिले थे। हाँ, और महाभियोग पूरा ना हो पाने के कारण वो पद पर बने रहे, यानी जवाबदेही का संकट हर जगह है। और जब संस्थागत विफलता की बात आती है तो रियल एस्टेट सेक्टर में रेरा का उदाहरण तो आम आदमी से सीधा जुड़ा है। 9 साल पूरे होने पर सुप्रीम कोर्ट ने रेरा पर बहुत सख्त टिप्पणी की है। बिल्कुल, अदालत ने कहा कि ये संस्था बिल्डरों की मददगार बन गई है और रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों का पुनर्वास केंद्र बनकर रह गई है। और महारेरा के अग्रीमेंट का वो नियम ही ले लीजिए जो स्रोतों में है। अगर कोई खरीदार पोजेशन लेने में महज 15 दिन की देरी करता है तो उसे 40 रुपए प्रति वर्ग फुट का जुर्माना देना पड़ता है, जो कि बहुत ज्यादा है। हाँ, मतलब 1000 स्क्वायर फीट के फ्लैट पर 15 दिन की देरी पर 40,000 रुपए महीने का जुर्माना। लेकिन दूसरी तरफ बिल्डर अगर सालों की देरी कर दे तो उसके लिए ऐसी कोई सजा नहीं है। और यही वो बिंदु है जहां आम नागरिक का भरोसा टूटता है। जब नियम सिर्फ कमजोर को सजा देने के लिए हों तो कानून अपना सम्मान खो देता है। नियम और सम्मान की इस चर्चा को थोड़ा आस्था बनाम गरिमा के मुद्दे पर ले चलते हैं। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का 2018 का ऐतिहासिक फैसला, जिसमें 4-1 के बहुमत से अनुमति मिली थी, अब उसकी समीक्षा हो रही है। कानूनी और सामाजिक दृष्टिकोण से ये बड़ा मोड़ है। 2018 में जस्टिस इंदु मल्होत्रा की जो असहमति थी वो अनिवार्य धार्मिक प्रथा के सिद्धांत पर आधारित थी। उनका तर्क था कि अदालत को सदियों पुरानी धार्मिक परंपराओं में दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन अब इस बहस से एक नया सिद्धांत सामने आ रहा है,
एंटी एक्सक्लूजन टेस्ट। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये नया सिद्धांत न्यायपालिका के काम करने के तरीकों को बदल सकता है। अब अदालतें धर्मशास्त्रियों की तरह ये तय नहीं करेंगी कि धर्म के लिए क्या जरूरी है। तो फिर वो क्या देखेंगी? वो ये देखेंगी कि क्या कोई धार्मिक प्रथा किसी व्यक्ति की गरिमा या बुनियादी अधिकारों को चोट तो नहीं पहुंचा रही। धर्म को नियम बनाने की आज़ादी है, लेकिन वो नियम इंसान होने के बुनियादी सम्मान को नहीं छीन सकते, और इसका असर दाऊदी बोहरा समुदाय और पारसी महिलाओं के अधिकारों पर भी पड़ेगा। ये तो देश के भीतर अधिकारों की बात हुई। अब वैश्विक कूटनीति और व्यापार के बदलते नियमों पर भी नजर डाल लेते हैं। फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री मोदी इजराइल की यात्रा पर हैं, और ये तब हो रहा है जब भारत ने यूएन में 100 से अधिक देशों के साथ मिलकर इजराइल के वेस्ट बैंक सेटलमेंट्स का विरोध किया था। लेकिन व्यापारिक गिरावट पूरी कहानी नहीं बताती। भारत के इजराइल को होने वाले निर्यात में 44% रिफाइंड तेल है और 22% हीरे हैं, और भारत इजराइल के 38% हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार भी है। इसके अलावा एक बड़ा मानवीय पहलू भी है। आज करीब 32,000 भारतीय मजदूर इजराइल में कंस्ट्रक्शन के काम में लगे हैं, जो वहां फिलिस्तीनी मजदूरों की जगह काम कर रहे हैं। और कूटनीति की बात हो रही है तो अमेरिका की उस खबर को कैसे छोड़ें। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के फैसले में डोनाल्ड ट्रंप के उस कदम पर रोक लगा दी है जहां वो कांग्रेस की मंजूरी के बिना व्यापारिक टैरिफ को भू राजनीतिक हथियार बना रहे थे। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्या लोग लुभावन नेता सिस्टम से बड़े हैं? इस फैसले ने दिखाया कि ऐसा नहीं है। हाँ, भले ही ट्रंप ने भारत जैसे देशों पर दबाव बना लिया था, पर साबित हुआ कि कोई एक व्यक्ति व्यवस्था को नहीं झुका सकता। ब्रिटेन के शाही परिवार के सदस्य की गिरफ्तारी और दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति की उम्र कैद भी तो यही दिखाते हैं। बिल्कुल। संस्थाओं के भीतर अभी भी सत्ता को संतुलित करने की ताकत मौजूद है। तो अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें तो सभी स्रोत एक ही बात कह रहे हैं। चाहे घर के बुजुर्गों की सलाह हो, बिल्डरों की मनमानी हो, धार्मिक परंपराएं हो या दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति हो, कोई भी अब बिना चुनौती के अपनी बात नहीं मनवा सकता। संस्थाएं, तकनीक और आम लोग सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं। यही आज के समय की सबसे बड़ी सच्चाई है। छोड़ना चाहूंगी। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट मानवीय अधिकारों पर ऐतिहासिक फैसले ले रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एआई इंसान की सोचने की क्षमता को कॉपी कर रहा है। तो क्या भविष्य में हमें ऐसे दिन देखने पड़ेंगे जब जजों और राजनेताओं की जगह कोई एआई हमारे नैतिक और संवैधानिक फैसले कर रहा होगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या तब असहमति और विरोध करने का अधिकार एक इंसान के पास बचेगा या मशीन उसे महज एक एरर मानकर मिटा देगी? इस गहन विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।